ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज के वेबिनार में मैं और तलाल भाई आपके साथ हैं। और अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी कि भाई अभी आईबीए का बीबीए बीए बीएस बीए का टेस्ट होने वाला है। तो आईबीएस सीएस पे हम क्या बात कर सकते हैं, क्या चीज़ें थी। तो मशवरे में डिसाइड हुआ कि इसको हम थोड़ा सा इस पर सेशन हो जाए तो अच्छी बात है। और सेशन में ये भी बताया जाए कि कैसा टेस्ट हो रहा है और क्या आईबीए ने इस साल जो चीज़ें उठा के पटकी हैं और सारी चीज़ें, कितने बच्चे पिछले साल अपेयर हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तलाल भाई स्टार्ट करें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का ये जो सेशन है दैट इज़ स्पेसिफिकली जो IBSCS का और मैथ का टेस्ट आने वाला है उससे रिलेटेड ये सेशन है। इस सेशन के अंदर जो मेजर चीज़ें हमें डिस्कस करनी है उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि इस टेस्ट का सिलेबस कैसा होता है। अक्सर अक्सर स्टूडेंट्स की एक क्वेरी ये भी होती है कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से टेस्ट को लेके चलना है। फिर एक और चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उन वो कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट क्लियर किया, ये सारे स्टैट्स आपके सामने रखेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हुई है वो ये कि IBA ने सैट की एग्जामिशन पॉलिसी अपनी चेंज की है। तो सैट का जो स्कोर है उसकी जो एग्जामिशन पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये कुछ मेजर डिस्कशन पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह हम लोग आज लेके चलेंगे, जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह इसको फिर हम डिस्कस कर पाएंगे। तो इसको आगे लेके चलते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। डन हो गया। ठीक है। पीपीटी खोल दें मनाम भाई। जैसे तलाल भाई ने बताया कि आज हमारे पास क्या डिस्कशन का टॉपिक होगा, मैंने भी थोड़ा सा ब्रीफ आउट करा। तो वही वाली बात मैं फिर से शेयर करूँगा कि सिलेबस, तो पहली बात कोई सिलेबस नहीं है। ये बात हम क्लासेस में भी बोलते हैं, ये बात हम अपने सारी वीडियोस में भी बोलते हैं, ये बात हम सारे वेबिनार्स में भी बोलते हैं। देयर इज़ नो सिलेबस ऑफ आईबीए, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स, सम टॉपिक्स विच आईबीए टेस्ट, एंड कंटिन्यूसली वही टॉपिक्स कहीं ना कहीं किसी डिफरेंट फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। तो पास्ट पेपर्स को देखते हुए, पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए हम ये समझ पाते हैं कि यार आईबीए जो है वो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में प्ले अराउंड कर रहा है। और सबसे अमेजिंग बात आईबीए की ये है कि 90% वाला, 95% वाला तो थोड़ी पास होगा। आईबीए का तो कट ऑफ होता है जो कि अराउंड 50% लाया करता है। तो अगर आपने जो टॉपिक्स हमने स्पेसिफाई किए हैं, हमने उन टॉपिक्स पे बात की है, अगर आप उन्हीं को अच्छे से कर लें तो देयर इज़ अ गारंटी कि आप सीएस के पेपर को इजीली क्लियर कर पाएंगे, मैथ के पेपर को इजीली क्लियर कर पाएंगे। और जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हुए या कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो वो तो वैसे ही एक्स्ट्रा चीज़ थी जो कि आपने वैसे ही स्किप करनी थी। बार बार इस बात को हम हर जगह रिफ्रेश करते हैं। फिर इसके बाद सैट की एग्जामिशन पॉलिसी है, थोड़ा टेस्ट पैटर्न पे बात है और फिर कुछ नंबर्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मेरा ख्याल है जो भी लोग IBSCS या मैथ का टेस्ट देना चाह रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो उनको पता होनी चाहिए। अगर ये डेट्स आपको पता नहीं होंगी तो फिर उसमें चीज़ें मिस करने के चांसेस रहते हैं। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब होनी है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए राउंड 1 और राउंड 2 दोनों की डेट्स आपको पता होनी चाहिए। राउंड 1 की जो रजिस्ट्रेशन है जो अभी आने वाला है टेस्ट, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी 1 को ऑन हो जाएंगी। और डेडलाइन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप डेडलाइन मिस कर गए तो ऑब्वियसली फिर आपका फॉर्म अगर टाइम पे जमा नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली फिर मसला होगा। फिर जो टेस्ट डेट है वो यहाँ पे 2 मार्च को है। ठीक है, राउंड 1 2 मार्च को होगा और राउंड 2 22 जून को होगा। तो ये टेस्ट की डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए गैदर की हैं। अच्छा, इसमें और एक जी, बात ऐड करना चाहूँगा। अगर आप हेडिंग पढ़ें तो आईबी के नीचे लिखा हुआ है बीएस सीएस और मैथ। पहले जो है वो बीएस सीएस, इकोनॉमिक्स एंड मैथ और मैथ, ये तीन एक साथ आते थे और इन तीनों का एक पेपर होता था। अब आईबीए ने इकोनॉमिक्स एंड मैथ को एक डिफरेंट पूल में डाल दिया है। इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस और इको मैथ का उन्होंने 6 अप्रैल को पेपर रखा है। तो अभी क्योंकि हमारा जो वेबिनार है वो सीएस और मैथ के ऊपर है
तो अभी इस पे बात करना शायद इतना नहीं बनेगा, लेकिन मैं एक हल्की सी बात ये बता दूं कि अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इको मैथ का जो पेपर होगा वो सोशल साइंसेज जो कि बीबीए काइंड ऑफ अ पेपर होगा वैसा पेपर नज़र आएगा, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हमने मेल भी की हुई है, हमने लोगों से पूछा भी है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो 100% न्यूज़ कि इकोनॉमिक्स एंड मैथ का पेपर कैसा होगा। हाँ, सीएस और मैथ जैसे तलाल भाई ने बताया 2 मार्च को राउंड 1 है और 22 जून को राउंड 2 है। इनके पेपर वैसे ही होंगे जैसे पास्ट ट्रेंड से होते हुए आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी बात भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। यहीं पे एक बात भी और मेरे दिमाग में आई तो मैं ऐड कर दूं। अब जैसे जो बच्चा राउंड 1 में अप्लाई करता है उसका राउंड 1 को इंशाल्लाह उसका अगर 11 मार्च को उसका रिजल्ट आ गया और उसका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, डायरेक्ट नहीं भी हुआ, इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट हो उसका सब कुछ क्लियर हो गया, तो उसको फीस तो वैसे भी अभी पे नहीं करनी। फीस जो होती है वो राउंड 1 वाले राउंड 2 के साथ अगस्त के महीने में पे करते हैं, खासकर जब ए लेवल्स का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट सबमिट हो जाता है, उसके बाद फीस पे होती है। इंटर का रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इंटर वालों को एक टेंटेटिव और प्रोविजनल जैसे कहते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, उनको फिर एक रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है। बात कर लेते हैं पहले टेस्ट सिलेबस के ऊपर। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई फिक्स्ड सिलेबस तो नहीं है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं कि आईबीए के टेस्ट का, चाहे आप इंग्लिश के टेस्ट की बात करो, चाहे आप मैथ के सेक्शन की बात करो, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। हमें नहीं पता कि यार ये क्वेश्चन आएंगे, इतनी क्वांटिटी में आएंगे, 5 सवाल इसके होंगे, 10 सवाल इसके होंगे, 15 सवाल इसके होंगे। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही हम गेस कर सकते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स जो हमने देखा है कि पिछले 5 साल 10 साल में जो टेस्ट पेपर्स हमने एनालाइज़ किए हैं, उसकी बेसिस पे हमने ये 4 चीज़ें निकाली हैं, ख़ासतौर से इंग्लिश के लिए, कि ये 4 मेजर डोमेन्स हैं जो इंग्लिश में टेस्ट किए जाते हैं। वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पोइट्री। थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब वोकैबुलरी की जब आप बात करेंगे तो वोकैबुलरी के अंदर मतलब ये तो एक वर्ड है वोकैबुलरी, लेकिन एक बहुत वास्ट डोमेन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब वोकैबुलरी ये डायरेक्ट वोकैब भी आपकी टेस्ट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट में आपकी वोकैबुलरी टेस्ट कर लें, ये भी हो सकता है किसी रीडिंग के थ्रू आपकी वोकैबुलरी टेस्ट कर लें। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताएं, क्या कॉन्टेक्स्ट? यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए इस तरह से और सेंटेंस के अंदर आपसे उसका मीनिंग पूछ लें तो ये भी हो सकता है। इन एनी केस, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो, चाहे वो डायरेक्टली आपसे पूछें, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो ही आप इस पर सर्वाइव कर पाओगे, वरना वोकैबुलरी। अच्छा, मैं अक्सर एक बात ये कहता हूँ कि वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे आसान भी होते हैं और सबसे मुश्किल भी होते हैं। इसलिए कि अगर आपको वोकैबुलरी आती है, अगर आपको उस वर्ड का मतलब पता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर बहुत आसान हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। और अगर आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता तो ऑब्वियसली फिर उस वक्त आप उसको गैस ही कर सकते हो, उसके अलावा कोई और आपके पास चांस नहीं होता। ठीक है ना, तो ये एक पार्ट है। इसमें हम यही रेकमेंड करते हैं बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी याद करें, ताकि जितने भी सवाल वोकैबुलरी के आ रहे हैं उनको सही करने के आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएँ, वो मैक्सिमाइज़ हो जाएँ। ठीक है ना, आगे अगर चलें तो आगे जो दूसरा पार्ट है वो है ग्रामर का। तो ग्रामर ऑब्वियसली हाई स्कोरिंग गेम है ग्रामर का, और ग्रामर के अगर 10 सवाल या 15 सवाल आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चांस होता है बच्चों के लिए कि वो इसमें स्कोर कर लें। ठीक है, तो हाँ, इसमें हम बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि आप इसमें रूल्स भी समझें सारे, और बहुत डिफरेंट मतलब इसके टाइप्स होते हैं। इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत अलग तरह से आ सकते हैं, अलग अलग तरह के आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि अगर आपको सारे रूल्स पता हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आपको वो करने में इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। पिछले जितने भी हमने एनालिसिस किया पास्ट ईयर्स का, तो हमने ये देखा कि अगर एक चीज़ कंसिस्टेंट है सारे टेस्ट के अंदर तो वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है ना, मतलब तकरीबन हर टेस्ट के अंदर हमने ये देखा है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर आता है। क्या है ये? एक पैसेज होगा, उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, और इसके अंदर इनवेरिएबली जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी वो ये होगा कि आप अपनी रीडिंग अच्छी कर लें। और रीडिंग को अच्छी करने का तरीका क्या है कि आप कोशिश करें कि आप रोज़ाना बेसिस के ऊपर पढ़ाई करें, रोज़ाना बेसिस डेली बेसिस के ऊपर आप रीडिंग करें। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 1 आवर, जितना टाइम भी आप दे सकते हैं आप दें, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर आप रीडिंग करें। अगर आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस की अप्रोच है वो समझ के और क्वेश्चंस के अंदर स्कोर करना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो ठीक अच्छा, है, अब इसमें एक बात मैंने जो, क्योंकि मैं तो पूछता हूँ बच्चों से, ज़रूर पूछता हूँ, तो आरसी में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर इसमें ये वैसे मैं हूँ 20 दिन बाकी है पेपर में फॉर एग्जांपल, ये 1 महीना बाकी है, और मैंने अभी सोचा यार मुझे आरसी को क्रैक करना है। अब मैं रोज़ अगर मैं 50 पेज भी पढ़ लूँ तो आई थिंक अब टाइम नहीं है मेरे पास। तो क्या इसमें देखें डिपेंड करता है कि बच्चा जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही है। अगर मिसाल के तौर पर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है पहले से, ठीक है,
तो आप अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ प्रैक्टिस पैसेजेस पढ़ लेते हैं, उनको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो भी हो सकता है आपका गुजारा हो जाए, जो कि एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन मतलब गुजारा हो सकता है। लेकिन ये कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये समझता है कि यार उसकी रीडिंग वीक है और अगर टाइम भी कम है, तो उसने भाई फिर 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है उसने रीडिंग करनी है, और रीडिंग करके उसने साथ में अपनी अप्रोचेस भी समझनी है और मैक्सिमाइज़ करना है अपनी प्रैक्टिस को। तो टाइम पहले अगर शुरू करेंगे, इसीलिए ये हम एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा पहले शुरू कर लें। आप पहले शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट होगा, और अगर टाइम कम है तो उसके अंदर फिर आप मैक्सिमाइज़ करने की उसको कोशिश करें। तो ये अच्छा सवाल था, मगर ये कि इसमें आप यही कर सकते हैं, अगर टाइम कम है तो फिर आप जितना ज़्यादा आप उसके अंदर मैक्सिमाइज़ करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना फ़ायदा हो जाएगा। फिर ये चौथा जो पार्ट है पोएट्री है, ये एक न्यू एंट्रेंट है, सही है। और इसमें जो है मतलब समझ ले पहले ये नहीं आती थी पोएट्री, अब जो है पोएट्री आ रही है, तकरीबन पिछले 5-6 साल से ये इंक्लूड हुई है पेपर के अंदर। के आसपास से शुरू हुई थी। इसमें अब ये सीन है कि भाई आपको पोइट्री के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले लोगों को इसका एक्सपोजर होता नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये होता है कि फिर भी बच्चे किसी ना किसी लेवल के ऊपर पढ़ के आ रहे होते हैं, करके आ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। लेकिन पोइट्री के अंदर अक्सर लोगों का क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता, तो वो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। लेकिन एक बात इसमें समझने की ये है कि जिस तरीके से आप रीडिंग पैसेजेस पढ़ते हो, उसी तरीके से आप पोम्स को भी पढ़ लो, उनको अगर आप समझ लो तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होता है। हाँ, एक पार्ट इसका ऐसा है जिसके अंदर आपको डिवाइसेस को समझना होता है, तो वो इंशाल्लाह जब आप तैयारी करेंगे तो आपको हम समझाएंगे। अगर आप वो समझ लोगे तो इंशाल्लाह फिर वो सवाल भी आपके लिए करना आसान हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इंग्लिश का है। अब इसमें कितने सवाल किसके होंगे, क्या क्वांटिटी होगी, किस तरह से होगा, ये इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए यही एडवाइस किया जाता है कि हर चीज़ की आप तैयारी ऐसे करें कि पेपर में यही आ रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ भी फिर आएगा तो आप पेपर संभाल लेंगे। अच्छा, तो जो लोग लिखते हैं प्रिडिक्शन फॉर दिस पेपर दिस राउंड, प्रिडिक्शन कोई मसला नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि अब आने के वाला पेपर के अंदर हमने तो भाई यही देखा, कुछ पता नहीं है। बल्कि अक्सर हम ये भी कहते हैं कि भाई आप सरप्राइज़ के लिए तैयार हैं, मतलब कुछ ना कुछ IBMS जिस साल पोइट्री आई है पहली दफ़ा, तो उस साल से पहले कभी नहीं आई थी, ठीक है ना। तो अब उससे पहले क्योंकि कभी नहीं आई थी, तो वो जाहिर है जिस साल आया, जैसा अनन भाई कह रहे हैं, वो फिर एक शॉकर था। तो कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है, अगर वो आती है इस तरीके से तो फिर आप उसको इम्प्रोवाइज़ करें वहाँ पे। मगर ये कि जो एटलीस्ट आपको पता है, जो चीज़ें आ चुकी हैं, उनकी आप प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज़ कर लें। डन हो गया। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है मैथ की। तो अब मैथ में मैंने जब ये PPT को सेट करवाया था, तो मैंने एक चीज़ ये ध्यान रखवाई कि मैं बेसिक मैथ वाले चैप्टर्स अलग कर दूं और एडवांस मैथ वाले अलग कर दूं। अच्छा, कोविड से पहले, मैं पता नहीं क्यों हर एग्जाम्पल में अब कोविड ही बोलता हूँ, कोविड से पहले जो है वो देखा ये जाता था कि मेजॉरिटी पेपर जो था वो बेसिक मैथ से डोमिनेटेड होता था, और एडवांस मैथ जो कि सीधे हाथ के टॉपिक्स हैं, बाइनॉमियल थ्योरम एंड ऑनवर्ड्स, इनकी वेटेज बहुत कम होती थी। तो एक ज़माना तो मुझे आज तक याद है, जब मैंने IBA का टेस्ट दिया था, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ये एडवांस मैथ के चैप्टर्स की एक क्लास भी नहीं ली थी। और ये मेजॉरिटी चैप्टर्स जो हैं, ये वैसे तो A लेवल्स में भी हैं, लेकिन इंटर डोमिनेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इसमें ज़्यादा ये आते हैं एडवांस मैथ में। तो मैंने CS का टेस्ट भी दिया था, BBA का भी दिया था। तो मैंने CS का टेस्ट देने गया और मैंने तो बेसिक मैथ से ही पास कर ली थी, क्योंकि बेसिक मैथ अच्छी भी थी, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन पहले ये होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एडवांस मैथ बहुत बढ़ने लगी। तो हमने एक वक्त ऐसा आया, हमने बोला यार बेसिक मैथ को बंद करो, एडवांस मैथ कराते हैं। तो ऐसा नहीं है बंद करो मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया, बहुत कम, मतलब रिलेटिवली कम कर दिया। एडवांस मैथ आती गई, सब अच्छा चल रहा था। फिर एकदम से बेसिक मैथ ज़्यादा हो गई। हमने बोला चलो बेसिक मैथ को थोड़ा सा और वेटेज बढ़ाते हैं, एडवांस मैथ को नहीं रखते हैवी, बेसिक मैथ को और बढ़ा लेते हैं। पिछले साल के अभी ये 6 महीने पहले राउंड 2 में 10 साल की हिस्ट्री का सबसे इजी CS का पेपर आ गया मैथ का, अभी जो लास्ट है फुल भाई, बिल्कुल बेसिक, मतलब उसमें एडवांस मैथ के क्वेश्चन ढूंढने में नहीं मिल रहे, बेसिक मैथ ही बेसिक मैथ भरी हुई, और कट ऑफ कर गया शूट, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब हम जिस डिलेमा में थे ना, वो अब सॉर्ट हो गया। सॉर्ट ये हो गया भाई, बेसिक मैथ पूरी करनी है, एडवांस मैथ पूरी करनी है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं बेसिक मैथ की क्लासेस छोड़ दूं, मैं एडवांस मैथ की क्लासेस छोड़ दूं। हाँ, अब जैसे A लेवल्स का अच्छा बच्चा है, A लेवल मैथ है उसके पास, इंटरवल में जिसके पास मैथ तो कंपलसरी है इसमें, लेकिन उसके पास अच्छी कॉन्सेप्ट्स है उसके मैट्रिक्स से, तो वो बेसिक मैथ को फिर अच्छे खासे तरीके से निपटा लेता है। लेकिन बेहतर यही है खूब बेसिक मैथ करें, एडवांस मैथ तो करनी है, तब जाके आपके चीज़ें क्या नाम है क्लियर होंगी। अच्छा, इसमें मैंने ना सारे चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे हुए, मैंने इसमें, क्योंकि सर्ट्स एंड इंडाइसेस है वो अलजेब्रा का पार्ट है, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस है वो अलजेब्रा का पार्ट है,
फिर वर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंट ब्रांचेस खुलती हैं। तो ये मैंने टॉपिक्स की हेडिंग्स बताई हैं। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मॉड भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी आ जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी काउंटिंग टेक्निक्स भी काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाएगी, इसमें बहुत सारी। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं इसमें टॉपिक्स के हेडिंग्स लूँ। ऑन द अदर हैंड एडवांस मैथ में यही सारे मशहूर टॉपिक्स हैं। अब जैसे क्या नाम है, कॉनिक्स है, तो कॉनिक्स क्या है भाई? कॉनिक्स में सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है। तो ये सारे मशहूर टॉपिक्स हैं जो आप करेंगे तो ही आप IBS CS के पेपर में बैठ के मुतमईन तरीके से बैठे होंगे। मैं आपको बताऊं, 2023 राउंड 1, पिछले साल का राउंड 1, अच्छे से अच्छा बच्चा पेपर करके वापस आता है और बोलता है सर कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि कुछ हुआ नहीं मतलब क्या नहीं हुआ भाई? तबीयत खराब थी, क्या हुआ? बोलता है सर सवाल ही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, फुल घबराए हुए बच्चे ना। हाँ, मतलब तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो जो बच्चा तैयारी करके नहीं जा रहा उसके तो सर के ऊपर से बाउंसर्स, शोएब अख्तर की बाउंसर्स निकली होंगी। तुमने कुछ तो किया ना। तो हाँ सर, जितने आ रहे थे गिनती के 15, 16, 17 मैंने अटेम्प्ट कर लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कट ऑफ बना था 16 सवाल, 16 क्वेश्चंस, और जो लोग तैयारी करके गए थे सब पास हुए। तो पेपर आसान आएगा, पेपर मुश्किल आएगा, ये तो बात ही नहीं है ना। बात ये है पेपर जैसा भी आएगा आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आप अपना मैक्सिमम दे दो, बस आपका काम हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ये सारी चीज़ें, ये तो भरा पड़ा हुआ है भाई। लोगों ने पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, कितना डाला हुआ है, मसला ही नहीं है। तो ये IBA का जो टेस्ट है ना, मिजाज है, ये मिजाज बनाना होता है और ये मिजाज वक्त के साथ बनता है। लोग हमें कहते हैं यार आप ऐसा क्या करते हो? हम बोलते हैं भाई पढ़ाना तो एक पहलू है। जब रात को सोने लेटते हैं तो व्हाट्सएप पे अनरेड का मैसेज क्लिक करते हैं और सारे मैसेजेस को क्लियर करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक जर्नी है जो कि सिर्फ चैप्टर पढ़ के तैयारी करके नहीं होती। बात से बात निकली थी, मैंने सोचा पूरी बात ही कर दूं उसमें। तो ये एक मिजाज है, ये एक तरतीब है, ये एक हमारे लिए एक इवेंट होता है, हम इसको इवेंट की तरह लेते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि IBA का टेस्ट आने वाला है, IBA का टेस्ट आने वाला है, इसी तरह NED का, NUS का टेस्ट आने वाला है भाई, MCAT होने वाला है। तो चैप्टर आपके सामने है, यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है सामान। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप सारे चैप्टर्स कर लो, आप सारी चीज़ें कर लो। ये पेपर है ना, ये पेपर यहाँ का और यहाँ का पेपर है। दिमाग खुला हुआ, दिल बहादुर, और छोड़नी कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब एक टॉपिक जो आपने सॉल्व करना मैं है। बह गया तो थोड़ा सा, हाँ। लेकिन मैंने नोट करा ना बच्चे, सर मैंने तो ये सारे चैप्टर कर लिए। अच्छा, उनके सामने रखो टेस्ट, सब आता है, टेस्ट देख के हाथ पांव फूल गए। ओ भाई हमारे बच्चे को पता है, बहुत मशहूर लाइन है मेरी, पेपर छोड़ना सीखो पेपर पास हो जाएगा। लोगों को पेपर नहीं छोड़ना आता। लोग बोलते हैं 1 के बाद 2 आता है। आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें, वो बोलेगा 1 के बाद अगर 2 नहीं आता तो 3 नहीं आता तो मसला नहीं है, 4 होगा, 4 नहीं होगा मसला नहीं है, 5 होगा, मैं चुन चुन के करूंगा, मुझे जितना आता है मेरा पेपर पास है। चलिए मूव करते हैं आगे। बताएं तलाल भाई, थोड़ा सा ये प्लान के बारे में बताएं। थोड़ा सा जो है हमने प्लान को इसमें लेके चले कि किस तरीके से आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है। देखें, अब ये बात तो हो गई कि हमें समझ में आ गया कि टेस्ट का सिलेबस क्या है और टेस्ट का चलें पैटर्न क्या है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि इसमें आ सकती हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जब आपको ये पता चल गया तो अब इसमें जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपने प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है, आपका प्लान क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आपने लेके चलनी है। तो इसमें थोड़ी सी बात हमने करनी है राउंड 1 से रिलेटेड भी और राउंड 2 से रिलेटेड भी। तो राउंड 1 की थोड़ी सी अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर लें। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट करें। हम तो ये कहते हैं कि भाई आपके पास अगर 3-4 महीने का टाइम हो, 2 महीने का टाइम हो, 2.5 महीने का टाइम हो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो जो टाइम जिस टाइम पे आप अभी हो, फॉर एग्जांपल, तो आप इस टाइम पे स्टार्ट ले लो, लेकिन आप एज सुन एज पॉसिबल इसको स्टार्ट करो। ठीक है, जितना टाइम आपके पास होगा उतना ज़्यादा आप लेवरेज कर पाओगे उन चीज़ों को जो टेस्ट में आने वाली हैं। ठीक है ना, 40 डेज़ हैं, जैसे 40 डेज़ हैं। अगर आप आज भी स्टार्ट कर लेते हो, हमारा क्रैश बैच बनता है 30 डेज़ का, 35 डेज़ का, उसमें बच्चे रोज़ आते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ जान मारते हैं और वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। अच्छी हमारी अटेंडेंस होती है उन बच्चों की जो टेस्ट क्लियर करते हैं क्रैश बैचेस से भी। ठीक है, लेकिन बात वही है कि वो रोज़ाना जो बच्चे 3 महीने में जो काम कर रहे हैं वो सारी जान 1 महीने में करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो 1 महीना पढ़ रहे हैं तो वो कुछ कम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कम नहीं कर रहे, पढ़ाई उतनी है, लेकिन उनका एफर्ट जो है वो 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स जो भी है उस हिसाब से होता है। ठीक है ना,
फिर दूसरी चीज़ ये है कि यू गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट की बात हमने कर ली है। तो अब जैसे हमने आपको सिलेबस बताया कि इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मैथ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को आपने लेके चलना है, कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास जैसे 40 डेज़ हैं, तो आप आज से बल्कि प्लान बनाएं। हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे पेजेस के ऊपर प्लान्स भी हैं कि 30 डेज़ में, 40 डेज़ में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। उन वीडियोज़ को आप जाके देखो और आप मशवरा करो। तो आपके पास अगर 40 डेज़ हैं तो 40 डेज़ में आप किस तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करोगे, ये आपने प्लान बनाना है। शुरू के 10 दिन में क्या करना है, फिर अगले 10 दिन में क्या करना है, फिर क्या करना है, पहले किस तरह से लेके चलना है, इन सारी चीज़ों पे आपने बात करनी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ नैन भाई, फिर आप अपना टेक इसमें ना दे देगा, ठीक है। फिर ये कि मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। देखिए हमने एक चीज़ ये देखी है ओवर द ईयर्स, मैं अपना पर्सनल एक बात बता रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का आना ये एक अलग चीज़ है, और ये कि उसको सॉल्व करना, पेपर को सॉल्व करना और पेपर को क्रैक करना, ये एक अलग चीज़ है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के हमने टेस्ट फेल होते हुए देखे हैं जिनको कॉन्सेप्ट पता थे, उनको चीज़ें पता थी, लेकिन फिर भी वो इसलिए टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि दे डिड नॉट डू इनफ प्रैक्टिस। तो क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की तो उनका जो एक रिदम बनना चाहिए था वो नहीं बना, इस वजह से वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। ऑन दी अदर हैंड ऑब्वियसली अगर आप कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते तो वो भी गलत है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो अच्छा है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रैक्टिस पे आएंगे। अब जाहिर है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें फिर अगली चीज़ ये आती है कि प्रैक्टिस क्या करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो प्रैक्टिस हमारे हिसाब से सबसे अच्छी ये है कि आप आईबीए के पैटर्न के ऊपर जो टेस्ट हैं उनको आप सॉल्व करें। दैट इज़ वेयर द मॉक टेस्ट एंड द ग्रैंड टेस्ट जो आप लोग सॉल्व करोगे हमारे पास, दे विल कम इन वेरी हैंडी। सही है, कहाँ मिलेंगे तलाल भाई, ये तो शाहजहाँ पे हमारे जो मॉक टेस्ट हैं और जो ग्रैंड टेस्ट हैं उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत उसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इन टेस्ट्स को रेगुलरली सॉल्व करते हो और अगर आखिर के 10 दिन में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द टॉपिक्स, तो इंशाल्लाह अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको ये काफ़ी फ़ायदा होगा, और इसके बगैर काम होगा नहीं, ठीक है। जब तक आप टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को उस प्रैक्टिस में लेके नहीं आओगे, उस पैटर्न की प्रैक्टिस पे लेके नहीं आओगे जिस पैटर्न के ऊपर वो टेस्ट बने हुए हैं, जो आईबीए का टेस्ट आता है, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। एंड होपफुली अगर आप वो कॉन्सेप्ट्स कर लो और टेस्ट सॉल्व कर लो तो इंशाल्लाह फिर आप देखोगे कि आपके स्कोर्स भी इंप्रूव होंगे, और जो गलती आप कर रहे हो उसके ऊपर काम कर लो, ठीक है ना। टेस्ट जब सॉल्व करोगे तो देखोगे कि यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, मेक अ लॉग, ठीक है, एक लिस्ट बनाओ कि यार ये एरर्स मैं कर रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट सॉल्व करो तो कोशिश करो कि वो गलतियाँ, वो एरर्स रिपीट ना करो, तो होपफुली स्कोर में फिर इंप्रूवमेंट भी आएगी। रन भाई आपका टेक इसमें राउंड 1 के हिसाब से। भाई सबसे पहले तो आपने यूट्यूब पर जाना है और हमारे उस्ताद मोहतरम हम्माद भाई की सीएस के ऊपर वीडियो बनी हुई है कि सीएस की तैयारी के लिए 30 डेज़ की ही वीडियो है शायद वो, आपने जाके वो वीडियो देखनी है। ऐसा ही है भाई हम्माद भाई की चीज़ मैं नहीं भूलता भाई, 30 डेज़ की वीडियो है, बेहतरीन वीडियो है, सब बताया हुआ है उन्होंने मैथ कैसे क्रैक होगी, वो जाके देखनी है आपने। इस वेबिनार के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सही है जी, ये हो गया पहला मसला। दूसरा मसला, आप कहीं से क्लासेस ले रहे हैं, आप कहीं से भी ले रहे हैं, फिजिकल ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, आपके ऊपर ये छाजाओं का प्रैक्टिस जोन फ़र्ज़ है भाई, फ़र्ज़। आपने पहले चैप्टर टेस्ट करने हैं। अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हमने जितनी मेहनत करी है वो सारी की सारी आप हज़म कर लें, पॉसिबल नहीं है आपके लिए ना, क्लियर बात है। जो चैप्टर आपको, आपने चैप्टर हर चैप्टर का टेस्ट 1 अटेम्प्ट करा, यू फाइंड इट गुड, यू फाइंड कंफर्टेबल, आगे बढ़ जाए। टेस्ट 2 पे गए, चैप्टर नंबर 2 पे गए, आपने बोला भाई ये क्या है, सारे टेस्ट करें, जब तक करें जब तक एस ना हो। चैप्टर 3 पे गए, एक सही है, आगे बढ़े। 4 पे गए, एक सही है, आगे करें। इसको प्रायोरिटाइज करें। जैसे ही चैप्टर टेस्ट खत्म हो फिर मॉक और ग्रैंड टेस्ट में आना है। हमारी आवाम का मसला ये है, सबसे पहले ग्रैंड टेस्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट समझना पहले इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लिटरली वो बता रहा हूँ, हमने एक चेक करवाया था मैंने, कि जिन बैचेस में मैं भी पढ़ा रहा था उसमें मैंने बोला भाई ज़रा ये चेक तो करो किसने कितने चैप्टर टेस्ट करें। तो जब हमने छाजाओं का प्रैक्टिस जोन बच्चों को दिया तो बच्चों ने सबसे पहला काम जो करा वो ये नहीं करा कि उन्हें अलजेब्रा या इंग्लिश में कोई ग्रामर वगैरह करा, सबने जाके सबसे पहले GT1 सॉल्व कर दिया। ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आता क्यों लोगों के दिल में आता है ये। खैर चैप्टर टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट। मॉक होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, एक मैथ का टेस्ट होगा पूरा, इंग्लिश का टेस्ट होगा पूरा, फिर आती है ग्रैंड टेस्ट की बारी, दोनों मर्ज करके। तो भाई इस तरतीब से चलना है इंशाल्लाह। और ये नहीं सोचें अब तो टाइम ही नहीं बचा, फिर कल सोचेंगे कल आप N-1 डे पे आ जाएंगे, परसों N-2 हो जाएगा। तो जो करना है अभी करना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, अगर आप इस वेबिनार को ले रहे हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आप IBA के टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं।
और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप सबने तैयारी शुरू कर दी है। अगर नहीं करी ना तो ये वेबिनार क्लोज करके ना जाके छाजाओं पे कुछ टेस्ट फ्री हैं, जाके कम से कम उनके फ्री टेस्ट का एक टेस्ट तो सॉल्व करके सोइएगा। और मैं आपसे सच बता रहा हूँ, आपने एक टेस्ट सॉल्व करा, मैं आपको सच बता रहा हूँ इंशाल्लाह व ताला आप दूसरा टेस्ट भी आप इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर का मोटिवेटेड होंगे कि इसको भी सॉल्व कर लूँ। क्योंकि जब कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा तो भाई वीडियो सोल्यूशन खुलेगा। सही है भाई, ये नहीं है किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी मेहनत, ये बड़ा वक्त, ये बस खर्चा तो होता ही होता है हर अच्छे काम में, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो ये भाई आपको वीडियो सोल्यूशन, आपको कोई सवाल नहीं समझ आया तो रिटन सोल्यूशन नहीं है कि ऐसे कर लो, इस ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं है, ज़बानी बोला हुआ, वीडियो में बोला हुआ है। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता। मेरे टाइम पे मुझे अभी भी याद है, मैंने IB ग्रेड से क्योंकि तैयारी की थी, तो मैंने जब तैयारी की थी तो मुझे ये था यार और सवाल लाएंगे और सवाल। तो मेरे टीचर बोलते थे भाई बस हो गई है, सब कुछ तो आता है तुम्हें, तो बस सनी सर आप कुछ बताएं। तो मैंने सैट की बैरेंस की बुक सॉल्व करी थी जो कि रेलिवेंट नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन मुझे और सवाल चाहिए। भाई 3-3, 4-4 हज़ार सवाल है, मुझे मेरे टाइम पे इतने सवाल मिल जाए मैं तो मेरी तो ईद हो जाए। तो भाई राउंड 1 की मोटिवेशन, स्टार्ट अर्ली क्या स्टार्ट राइट नाउ। और ये सारे मसले इंशाल्लाह छाजाओं के प्रैक्टिस जोन से हल हो जाएंगे। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सिर्फ किसी की आपने कोई बुक्स ली हुई, हमारे IB ग्रेड्स की बुक्स लेते हैं बच्चे, प्रैक्टिस जोन ज़रूर सॉल्व करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जो चीज़ है वो डबल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, राउंड 2 में तैयारी का जो पैटर्न है वो कमोबेश सेम रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक जो चीज़ आपको ट्विक करनी पड़ेगी वो ये है कि अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपने इस प्रेपरेशन को लेके चलना होगा। ऑब्वियसली इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो एग्ज़ाम वाइज भी आप ले सकते हो और एक प्रेपरेशन वाइज भी ले सकते हो। यानी एग्ज़ाम वाइज अगर आप देखें तो इसमें इंटर के स्टूडेंट्स भी हैं और A लेवल्स के स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, और डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी हैं। और प्रेपरेशन वाइज देखें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने राउंड 1 की तैयारी की भी होगी और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने राउंड 1 की तैयारी नहीं की होगी, वो फ्रेश स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट्स हैं आपने उसको बहुत मतलब खातिर रख के और फिर आपने आगे बढ़ना है। इंटर के जो एग्ज़ाम्स हैं मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ा सा लेट ख़त्म होते हैं। नहीं अब तो क्या नाम है अपना मिड अप्रैल की पक्की आवाज़ है इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। अगर पहले ख़त्म हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर इन केस वो लेट स्टार्ट होते हैं, जो भी डेट आपकी आती है आपने ये देखना है कि उससे पहले या उसके बाद आपने अपनी तैयारी को मैनेज करना है। A लेवल्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो नॉर्मली मई के एंड में, मई के 3rd वीक में ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके पास अगर आप A लेवल्स के स्टूडेंट हो तो यू विल हैव इनफ टाइम कि आप उसकी तैयारी कर लो, 1 महीना आपको तकरीबन मिल जाएगा, आप उसकी तैयारी कर लो और आप सुकून से उसका टेस्ट दे दो। अच्छा, अगर आप प्रेपरेशन वाइज एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने राउंड 1 की तैयारी की हुई है तो एक बहुत बड़ी परसेंटेज, क्योंकि आप ये समझ लें कि यार राउंड 1 मैंने दिया और मैं प्रॉबेबली अगर आप दोबारा टेस्ट दोगे तो इसीलिए दोगे कि आपका राउंड 1 में एडमिशन नहीं हुआ। तो इसमें फिर कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। अगर आप राउंड 1 में आपने दिया और आपका राउंड 1 में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको पॉजिटिवली लें और आप ये देखें कि यार अब मैं इसको कोशिश करूंगा और राउंड 2 को क्लियर करूंगा। और एक बहुत बड़ी परसेंटेज, आई थिंक हुदैन भाई एग्री करेंगे मेरे साथ, एक बहुत बड़ी परसेंटेज उन बच्चों की होती है राउंड 2 में जो क्लियर करते हैं जिन्होंने राउंड 1 दिया हुआ होता है। एक मतलब मेरा ख्याल है मेजॉरिटी उन बच्चों की होती है, ठीक है ना। तो प्रेपरेशन वाइज एक चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है और दूसरा ये कि अगर आप राउंड 1 देख के आ रहे हो तो आपने ये नहीं सोचना कि यार मैंने तो पढ़ाई की हुई है अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इवन अगर आपने राउंड 1 दिया हुआ है और आपने सारी पढ़ाई पहले की हुई है तो आपने एक्स्ट्रा टेस्ट सॉल्व करने, आपने अपने आप को प्रैक्टिस में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो ये बस इसमें एक बात इसमें ये डालूंगा कि हम तो CS वाले बच्चों से PBA का टेस्ट भी दिलवाते हैं, उसकी कोई स्पेशल वजह नहीं है, बस इसमें ये होता है यार बंदा थोड़ा सा थोड़ा माहौल से उसको आइडिया हो जाता है क्या चल रहा है, उसको थोड़ा सा टेस्ट का आइडिया हो जाता है, उसके थोड़े से नर्व्स कूल डाउन हो जाती हैं। अब अगर आप CS का टेस्ट पहली दफ़ा देने जा रहे हो तो आपको ये होगा ज़रूरत नहीं है इसकी, ये हम कहते हैं ना हम एक्स्ट्रा ही करते रहते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट कोई बुराई नहीं है इसको देने में। थोड़ा हाथ पांव खुल जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्लियर नहीं होता तो बंदे को रियलिटी चेक मिलता है, यार मुझसे BBA का टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, CS के लिए तो मुझे डबल मेहनत करनी है। अच्छा, मैं बिलीव करता हूँ कि ना डीमोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके A2s में, आपके सेकेंड ईयर में। भाई राउंड 1 क्लियर नहीं होगा, बहुत से बच्चे सैट देते हैं, सैट क्लियर नहीं हुआ दूसरा सैट दे दो, दूसरा सैट क्लियर नहीं हो रहा राउंड 1 दे दो, राउंड 1 नहीं हो रहा राउंड 2 दो, भाई पूरा प्रोसेस है ना। तो इसको इस तरह समझें, अगर A स्टार नहीं आएगा A लेवल्स में तो A आ जाएगा, A नहीं आएगा B आ जाएगा, B नहीं आएगा C आ जाएगा। जब वो 4 ऑप्शंस IB एक्सेप्ट करता है तो ये भी तो 4 ऑप्शंस हैं,
इसको इस तरह लिया करें। बाकी तो राउंड 2 की तलाल भाई ने बात कर दी है। मेरा सिर्फ इंटर वालों के लिए खासकर ये कहना है कि जब तक 9th मैट्रिक की डेट्स फाइनलाइज ना हो जाए ना, तब तक आप ये अज्यूम नहीं करना कि आपका जो है वो टेस्ट इंटर में होंगे। तो आप इस चीज़ का वेट नहीं करना। पिछले साल यकीन करें इतना रोला हुआ था, रोला ये हुआ था जून के महीने में बंदा इंटर के टेस्ट दे, इंटर के पेपर दे, या बैठ के आईबीए की तैयारी करे। फिर इंटर के पेपर विद इन द पेपर डिले हो गए, पता नहीं क्या हुआ था, 10 दिन और डिले हो गए। तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे आज आईबीए का टेस्ट है, कल भी इंटर का पेपर है। तो जब तक 9 मैट्रिक की डेट्स फाइनलाइज ना हो, बराई मेहरबानी प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी नहीं छोड़िएगा आईबीसीएस की। ए लेवल्स वालों को ये कहा जाता है यार फेब और आधा मार्च तो कम से कम थोड़ा सा दे दो, 15 मार्च ऑनवर्ड्स थोड़ा इसको क्या नाम है आपका सबसाइड कर देना, थोड़ा साइड पे ले आना इसको, लेकिन अभी इसको छोड़िएगा नहीं। राउंड 2 की बात हो रही है खासकर। आई थिंक दिस फाइन। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले साल के क्या स्टार्ट्स थे, ठीक है ना। तो ये एक मतलब एस्टॉनिशिंग नंबर्स हैं, काफ़ी एक बड़ी तादाद है जिसने SAT का मतलब टेस्ट दिया है। अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है राउंड 1 में तकरीबन कोई 1150 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है और राउंड 2 में तकरीबन 2025 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है। तो अगर आप आई थिंक इसको टोटल कर लें तो कोई मेरे ख्याल है 3000 समथिंग, 3200। लेकिन इसमें डबल काउंटिंग भी होती है। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 भी दिया होता है। सही है। तो बिल्कुल उसके साथ अगर आप देख लें तो कम से कम मेरे ख्याल है 2500 बच्चों ने तो कम से कम मेरे ख्याल है टेस्ट दिया ही होगा। तो और इसमें अगर आप देखें कितने बच्चों ने क्लियर किया है, तो क्लियर करने की जो तादाद है वो तकरीबन सेम है, ठीक है। तो राउंड 1 में भी और राउंड 2 के अंदर भी। तो इसका मतलब ये है कि राउंड 2 में जो बच्चे रिजेक्ट हुए थे उनकी क्वांटिटी, अच्छा राउंड 2 में जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और आई थिंक उसका इम्पैक्ट बहुत क्लियरली दिख रहा है कट ऑफ्स के ऊपर भी। मतलब अगर आप राउंड 1 का कट ऑफ देखें तो CS का जो डायरेक्ट कट ऑफ है दैट इज़ 204, और अगर आप राउंड 2 का कट ऑफ देखें तो दैट इज़ 232। अपेरेंटली मतलब समझ में आ रहा है कि बच्चे क्योंकि ज़्यादा थे टेस्ट में और सीट्स ज़ाहिर है वो तो जितनी हैं वो उतनी हैं, वो तो फिक्स्ड हैं, तो उसके हिसाब से मतलब कट ऑफ भी उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है। CS के ऊपर भी इम्पैक्ट है, मैथ के ऊपर भी इम्पैक्ट है। अच्छा, इसको यहीं पे क्लियर कर दूं, ये सारे नंबर्स पिछले साल के थे, इस साल के नंबर्स कोई गारंटी नहीं है। कोई इस स्लाइड की आपको पिक्चर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको ये भी डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है राउंड 2 में कट ऑफ कम होता है, राउंड 2 में ज़्यादा होता है। इससे आपको ये भी डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है राउंड 1 में ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, राउंड 2 में नहीं करते। ये सारी बातें सिर्फ आपको थोड़ा गाइडेंस करने के लिए हैं। इस स्लाइड के ऊपर एक भी वर्ड आपके किसी काम का नहीं है एक्सेप्ट फॉर ये SAT का। SAT का कट ऑफ कमोबेश यही बनेगा, ये मैं आपको बता दूं, कमोबेश, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कितने IBA का कट ऑफ क्या बनेगा किसी को नहीं पता, कितने लोग क्लियर होंगे किसी को नहीं पता। तो अगर आप SAT के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और आपका 1470, चलो 1460, चलो 1450 है, तो देयर इज अ चांस कि आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। 1450 से नीचे मैं नहीं समझता। और अभी तो आगे SAT का तलाल भाई पूरा बम तलाल भाई आप ही फोड़ेंगे, वो मुझसे तो नहीं बात की जाती उसमें, वो मिल बांट की बात कर लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन ये कि ये बात सही है कि ये जो कट ऑफ्स हैं ये हाई आसपास ही बनेंगे, ये फॉर श्योर है। बाकी राउंड 2 का कट ऑफ कम होगा ज़्यादा होगा ये बात नहीं हो रही यहाँ पर। और यहाँ पर इको मैथ हमने हटा दिया है, इको मैथ का कोई फिगर नहीं है क्योंकि इको मैथ अब इस कैटेगरी से निकल के बाहर आ गया। अच्छा, अब ये एक बड़ी खबर है, थोड़ा सा मतलब मैं ब्रेक कर देता हूँ, इंशाल्लाह फिर उन्हें इसको कंटिन्यू कर लेंगे कि SAT ने अपनी जो एग्जामिशन पॉलिसी है, ठीक है, IBA ने जो अपनी SAT की एग्जामिशन पॉलिसी है वो चेंज कर दी है, ठीक है। पहले जैसा कि अभी आपको हमने स्कोर्स दिखाए तो फिक्स्ड स्कोर्स थे, हमें पता था कि यार अगर आप BBA में जाना चाह रहे हो आपको 1270 चाहिए, आपका इंग्लिश और मैथ में 600 होना चाहिए। अगर आप किसी और प्रोग्राम में जाना चाह रहे हो आपका 1200 है, 600 होना चाहिए। अगेन मतलब ये मतलब फिक्स थे फॉर इंटरव्यू, ठीक है। डायरेक्ट के कट ऑफ वो भी उस वक्त भी मतलब यही था कि वो जब पेपर आता था तब पता चलता था। अब सिनेरियो ये हो गया है कि जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ्स थे जो कि पक्के थे, बताए हुए थे पहले से, अब उनको भी हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें पता ही नहीं है कि इंटरव्यू के लिए SAT का कट ऑफ क्या बनेगा
और जो डायरेक्ट एडमिशन है, जो कि अभी मैंने बात की, कम बेश डायरेक्ट कट ऑफ उसका वही होगा, लेकिन वो तो कोई होगा। चीज़ गारंटी नहीं है, ठीक है। और इंटरव्यू की भी कोई चीज़ गारंटी नहीं है। अक्सर लोगों का कट ऑफ डायरेक्ट वाला वैसे भी नहीं होता। अक्सर लोग जो सैट के थ्रू अप्लाई करते हैं उसमें वो लोग होते हैं जिनका स्कोर 1300 1350 ऐसा स्कोर होता है, तो वो इस होप में अप्लाई कर रहे होते हैं कि वो इंटरव्यू तक जाके इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। तो अब उन बच्चों के लिए एक इम्पैक्ट ये है कि अब क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कट ऑफ क्या होगा, तो अब उनके लिए टेस्ट देना लाजमी हो गया। इसीलिए ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमने निकाली हैं जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी इसमें और क्लैरिटी आ जाए। आई थिंक आप स्टार्ट कर लें भाई। अच्छा, ये सही है, दलाल भाई ने वो तो बता दिया कि क्या चेंजेस आ गई क्या नहीं है। अब इसके ऊपर जो जो बच्चे क्या नाम है पर टेस्ट देंगे, अब ऑब्वियस ही बात है, आईबीए ने क्लियरली बोला है कि इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू इवन इफ यू बिलीव या यू हैव अ गुड सैट स्कोर टू गिव द टेस्ट। तो नाउ मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी सिटिंग ऑन द टेस्ट। आप में से जो लोग गैप ईयर पे हैं उनको ये बात शायद समझ आए कि आईबीए में कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सीट खाली होती है, आप टेस्ट देने गए आदम जी में, अपर फ्लोर में आप गए, आप रूम 1 में घुसे, C1 में घुसे, तो पूरा रूम भरा हुआ है लेकिन बीच की 2-3 कुर्सियां खाली हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सैट की एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, सही है। अब ये कुर्सियां कम खाली नजर आएंगी क्योंकि मैं तो 1440 वाले को भी बोल रहा हूँ वो टेस्ट दे। मेरी क्लास में 1 नहीं 2 नहीं 7 बच्चे ऐसे हैं, अभी जो आखिरी बैच था इसमें 1400 प्लस है उनका आईबीए में और वो सैट की तैयारी कर रहे हैं। तो अब सबको ये बात क्लियर हो गई आईबीए का टेस्ट देना है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि नाउ मोर नंबर ऑफ पीपल विल गिव टेस्ट, तो अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा और जिसकी वजह से इम्पैक्ट कट ऑफ पे क्या आएगा, रिलेटिवली कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगा, सही है, रिलेटिवली। लेकिन ये सारी चीज़ें एम्बिगुअस है, मेरा तो दिल भी नहीं चाहता मैं कट ऑफ के ऊपर बात करूं क्योंकि ये सारी चीज़ें हवाई होती हैं, लेकिन एक पैटर्न है तो वो फॉलो अप पे बात करनी चाहिए। तो टेस्ट कट ऑफ अगर सेम पेपर पिछले साल आता तो अगर उसका कट ऑफ 200 बनता तो सेम पेपर अगर इस साल आएगा तो कट ऑफ 204 बनेगा, अज्यूमिंग सारे बच्चे वही हैं, बच्चे की क्वालिटी वही है, सेटेरिस पेरिबिस, इकोनॉमिक्स की टर्म दे दी मैंने, सही है। तीसरी चौथी पे आप बात करें। अच्छा, ये बात तो आई थिंक हम कर चुके हैं, इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स। ये तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि अब क्योंकि पता ही नहीं है लोगों के क्या मतलब सिनेरियो होगा तो बच्चे टेस्ट देंगे। जैसे इमरान भाई ने कहा कि वो 1470 वाले को भी कह रहे हैं कि वो टेस्ट दे, तो इसका मतलब ये है कि 1440 1450 वाले को भी वो कह रहे हैं कि वो टेस्ट दे, तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ी मेजॉरिटी जो पहले ये सोच के मतलब बैठ जाते थे कि यार हाँ ठीक है अब हमारा तो हो ही जाएगा क्लियर, अब उनको भी क्योंकि गारंटी नहीं है तो वो भी अब टेस्ट ज़रूर देंगे, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड सैट कट ऑफ्स के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, आई थिंक इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कट ऑफ्स का हमने आपको बता दिया कि क्या कट ऑफ्स बनेंगे, और इंटरव्यू के लिए क्या है, अगैन वी डोंट नो एनीथिंग, इट विल बी लोअर देन द डायरेक्ट कट ऑफ्स, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें नहीं पता, इसीलिए हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप टेस्ट ज़रूर दें ताकि आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा जी, अब बारी आती है हमें टेस्ट प्रेप की ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने शुरू में थोड़ी सी बात कर दी थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सही है, मस्त कॉपियाँ निकली हुई हैं, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ लोगों ने यूँ मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बच्चे ने बताया कि मैं उर्दू बाज़ार गया, वहाँ आपकी बुक्स कॉपी पेस्टेड वो बिक रही थी, फिर अभी XYZ जगह पे मैंने देखा तो उन्होंने सब चीज़ें कॉपी की हैं। तो सिर्फ कोर्स करने से ना ये पेपर क्रैक नहीं होता। हमारे जो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, उसमें क्लियर ना टीचर ये 10 दफ़ा समझाता है। क्या समझाता है भाई? जो उसका एक्सपीरियंस है, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, पूरा सवाल करा के वो एंड में बोलता है ये सवाल पेपर में आए तो उसको देखना भी नहीं, मेंसुरेशन का अगर सवाल इस कैटेगरी का आ जाए छोड़ देना, यार ये सवाल, ये जो एक क्या नाम है सेट्स का सवाल है, इससे ये सवाल आ सकते हैं। तो ये सारी बातें तो एक नॉर्मल कोर्स की वीडियो में तो नहीं मिलेंगी ना आपको। तो बस ये एक छोटी सी बात है, और ये सारी बातें इन 5-6 ये जो एक्स फैक्टर है ना, ये मैंने एक्स फैक्टर आपको बताया। बाकी तो रिफ्रेशर कोर्स है, टिप्स एंड टेक्निक्स बताते हैं, आपकी जो नॉर्मल बुक वाली मैथ होती है, जो जैसे मैं बच्चों को सरप्राइज़ देता हूँ कि आप करीम में ट्रैवल करते हैं, आप जो करीम में ट्रैवल करते हैं वो y = mx + c + b है। करीम आपने बुलाई है, करीम में आप बैठे हुए, और वो जो करीम का बिल बन के आएगा वो y = mx + b + c है। अब मैं तो पढ़ा नहीं रहा तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सोचने वाले सोचते रहें।
आप लोग ना बच्चे सोचें कि यार ये हुनैन भाई ने बोला क्या है, ये कहाँ से ये इक्वेशन ऑफ लाइन ले आए, उसमें भी वाई इंटरसेप्ट के साथ एक और फैक्टर लिया, ये क्या था। तो सोचें इसको क्या बोला है मैंने। तो बस ये जो टेस्ट प्रेप है ना, ये है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि यार मैं ओ लेवल्स में मैट्रिक में तो इतना अच्छा नहीं था, मैं ए लेवल्स इंटर में तो अच्छा नहीं था, लेकिन IBA मैं क्रैक कर लूँगा क्योंकि मेरी टेस्ट प्रिपरेशन अच्छी है। IBA इसलिए मुझे इतना पसंद है। आपने ओ लेवल्स में मैट्रिक में सारी ज़िंदगी आपने कुछ नहीं किया हो, आपकी परसेंटेज हल्की हो, आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया हो, एक यूनिवर्सिटी आपके सारी हिस्ट्री को फ्लश कर देगी। ये चार्म है IBA। अगर आपके पास वो मिनिमम क्राइटेरिया है, दैट्स इट। मेरे दोस्त दोस्त बोला, मेरा स्टूडेंट है, 2 साल ही छोटा था इसलिए दोस्त बोल रहा है, उसने अपना फेसबुक का स्टेटस डाला था, मेरे दिल पे लगा हुआ है आज तक, फ्रॉम जीरो टू हीरो, नो एज इन ओ लेवल्स, नो एज इन ए लेवल्स, कुछ भी नहीं है, IBA डायरेक्ट एडमिशन। लेकिन राउंड 1 में वो फेल हुआ था, राउंड 2 में उसने ऐसी मेहनत की थी, मुझे अभी भी याद है, तब रमज़ान जून जुलाई में होते थे और वो सहरी तक पढ़ता था, सहरी के बाद थोड़ी देर सो के फिर पढ़ता था, फिर नमाज के बाद फिर पढ़ता था, पढ़ता ही रहता था और अल्लाह ने उसको अचीव करवा दिया। ये जो हमारे एक इसमें ये छाजाओं के ऊपर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू है, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव पे अगर आप आते हो तो 242 लेक्चर्स हैं क्वांटिटेटिव के, 63 लेक्चर्स हैं वर्बल के, फिर टोटल लेक्चर्स आपके पास 305 हैं। तो ऐसे ही अगर आप नंबर ऑफ़ टेस्ट पे आते हो तो तकरीबन 300 प्लस टेस्ट हैं क्वांटिटेटिव के, 250 प्लस टेस्ट हैं तकरीबन वर्बल के, 600 प्लस टेस्ट हैं इन टोटल। और नंबर ऑफ़ MCQs की बात अगर आप करते हैं तो ऑलमोस्ट 3000 जो टेस्ट हैं, 3000 आपके पास क्वांटिटेटिव हैं, अब 3000 जो है आपके पास वर्बल के हैं, और इस तरीके से टोटल आपके पास जो है वो तकरीबन 6000 से ज़्यादा के करीब आपके पास ये टोटल आपके पास अमाउंट बन जाती है MCQs की। तो देयर इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू हैव फॉर MCQs ऑन शाहजहाँ। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे उन्नैन भाई ने कहा था कि भले आपके पास 40 डेज़ हैं या 30 डेज़ हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने चीज़ों को समझना है और आपने उसकी रेलिवेंट प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए एक एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपके पास शाहजहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे आते हो और आप प्रैक्टिस करते हो तो इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। थोड़ी सी मैथ करते हैं इसमें। हाँ, 6000 MCQs हैं, 40 डेज हैं, 6000 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कटा 150, 150 क्वेश्चंस पर डे। अब आप सोचें, आप अगर आप ये बात सुनी है आपने तो आपको एक छोटा सा क्या नाम है पर रश मिला होगा। 6000 MCQs, 6000 को 6000 नहीं सोचें, अप्रोच बनाया करें, ब्रेक किया करें, पीसेस में ब्रेक किया करें। 150 MCQs पर डे मैनेजेबल नहीं है। अहमद साया के 7 बैलेंस शीट 3 दिन के होमवर्क में कर लेते हैं आप लोग। सही है, मैंने नाम लिया है, बहुत बड़े टीचर है माशाल्लाह। इसी तरह इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े टीचर है सर ज़रक, उनकी केस स्टडीज़ माशाल्लाह 7-7, 8-8 केस स्टडीज़ एक हफ्ते में कर लेते हैं। भाई मैनेजेबल है ये ऐसा नहीं है कि ये मैनेजेबल नहीं हो। 150 MCQs पर डे इज़ पीनट्स अगर ब्रेक किया जाए। अब पूरा दिन थक हार के रात में बैठे हैं, 150 MCQs नहीं होंगे भाई। हर नमाज के बाद आदत बना लें 30 MCQs करने की, और बोलें 5 नमाजें, हर नमाज के बाद मैं 30 MCQs करूंगा। 30 MCQs मतलब 2 प्रैक्टिस टेस्ट करूंगा। तोड़ें। जब हम रमज़ान में होते हैं ना, रमज़ान में हमें लोग कहते हैं कि कुरान कैसे ख़त्म किया जाता है, ऐसे बताते हैं कि लोग 3-3, 4-4 कुरान ख़त्म करते हैं। तो वो अगर आप सोचें 3-4 कुरान में कहाँ से ख़त्म करूंगा, ब्रेक करें इसको, पर डे में ब्रेक करें, पर नमाज में ब्रेक करें, तो ये फिर मैनेजेबल है इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारा कि हमारा चैप्टर टेस्ट कैसा नज़र आता है, मॉक टेस्ट कैसा नज़र आता है, फिर डिटेल्ड एनालिसिस है। मैं तो चाह रहा था इसमें वो भी डालें, क्या कर रहे हो भाई, छा गए, लेकिन वो डाला नहीं, कोई मसला नहीं। जैसे जब किसी बच्चे का स्कोर कम आता है ना तो हम उसको कहते हैं क्या कर रहे हो भाई, तो बहुत मशहूर है वो माशाल्लाह। तो खैर ये हमारा इस तरह के हमारे इसमें मॉक टेस्ट हैं। अच्छा, डिटेल्ड एनालिसिस होती है, कितने सवाल आपने अटैम्प्ट करें, कितने सवाल आपने छोड़े, स्किप भी आता है, कितने सवाल गलत हैं, फिर उसके नीचे ये जो व्यू सोल्यूशंस लिखा हुआ है। ये बाय द वे टॉपिकल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, 14 ग्रैंड टेस्ट हैं। 14 ग्रैंड टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप हर 3 दिन में एक ग्रैंड टेस्ट भी करें, जो कि बहुत अमेजिंग बात है, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, 14 ग्रैंड टेस्ट हो जाएंगे। बस नीयत है, नीयत की गेम है सारी, आपको करके दिखाना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये नंबर ऑफ एडमिशंस इन IBA नहीं है माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये नंबर ऑफ एडमिशन्स नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ पोजीशंस इन IBA 2024 है, IBA ग्रेड्स की, छाजाओं की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो वो भी सिर्फ टॉप 5 में, वो भी सिर्फ टॉप 5 में, वो भी सिर्फ टॉप 5 में माशाल्लाह। तो BBA की फ़र्स्ट है, CS की फ़र्स्ट है, इको की फ़र्स्ट है, सोशल साइंसेस की फ़र्स्ट है, इको मैथ की फ़र्स्ट है, MBA ACF की फ़र्स्ट क्यों नहीं आई तलाल भाई? ACF की फ़र्स्ट क्यों नहीं आई? कोई मसला नहीं है, लेकिन आनी चाहिए थी, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह। MBA में सेकंड है, MS मार्केटिंग थी मेरे ख्याल से, हाँ ये मुझे पता है ये कौन है, ये MS मार्केटिंग का था इनका। ACF की सेकंड है, BBA में फिर सेकंड है। अच्छा इसके बाद है ये जो BBA की सेकंड पोजीशन है मानूर सलमान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंटर कॉमर्स की बच्ची हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो इंटर मेडिकल है या इंटर कॉमर्स है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा वो जो एक मिसकंसेप्शन है वो टूट हाँ, जाता है कि कि यार इंटर इंटरमीडिएट के, हाँ इंटर वाले बच्चे नहीं कर सकते। तो ये टॉप 5 में माशाल्लाह टोटल 31 पोजीशंस हैं माशाल्लाह। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 569 स्टूडेंट्स ने IBA का टेस्ट क्लियर किया था। एडमिशन्स नहीं है ये, सही है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती तो उनको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कोई बच्चा CS का टेस्ट देने गया, उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो उसको मैथ मिल गई, लेकिन उसने IBA से मैथ नहीं किया, वो फास्ट चला गया, वो NED चला गया, कहीं और चला गया। तो 569 लोगों ने टेस्ट क्लियर किया था, जिसमें 358 का तो डायरेक्ट एडमिशन था और टोटल 31 पोजीशंस थी। मैं आपको बताऊं ये नंबर शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये वीडियोस में भी बोला है मैंने, इतने 569 तो हमारे सारे कैंपस मिलके बच्चे भी नहीं पढ़ाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत फजल है। ये हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स की सारी डिटेल्स हैं। अगर आप हमसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको हम, एक तो क्लासेस हैं माशाल्लाह, वो तो होती ही होती हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं, स्टडी मटेरियल है, और हमारा अल्टीमेट प्रैक्टिस जोन, हमारा अंडरटेकर केन मटेरियल माशाल्लाह, ये आपको हमें आपको मिलेगा। तो आई थिंक दैट्स इट। तो ये हमारी तरफ से सब कुछ था आपके लिए, और ऐसे वेबिनार तो हम बहुत करते हैं, और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई चीज़ है, तो बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं। तो कहाँ से क्वेश्चंस लेंगे हम भाई? सही है, डन हो गया। ओके, टू मेनी क्वेश्चंस, चलें जी, लेट्स डू दिस। चलिए शुरू से कर लें, तो अभी आपका क्वेश्चन है पहला ही। How should I improve reading and poetry section and what are the best resources online that I can explore to learn from myself? देखिए रीडिंग एंड पोइट्री का जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहली चीज़ तो ये है कि रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है आपने रोज़ाना रीडिंग करनी है, ठीक है ना। तो 20 मिनट 30 मिनट जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो आपने रोज़ाना रीडिंग करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोइट्री के लिए ऑब्वियसली ये है कि रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन वो डिवाइसेस आपको सीखनी पड़ेंगी। आप डिवाइसेस सीख लेंगे इंशाल्लाह तो फिर आगे जाके उसमें काम हो सकता है। ये दो काम अगर आप कर लें तो होपफुली इंशाल्लाह आपको इतना मसला नहीं होगा, ये काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चंस की अप्रोचेस और रोज़ाना की रीडिंग आपने इसमें करनी है। हाउ कैन आई इंप्रूव माय वोकैबुलरी? वोकैबुलरी का भी यही है, वोकैबुलरी आपने डेली बेसिस पे याद करनी है। रोज़ाना आप 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स याद करें, और ऑब्वियसली जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो रीडिंग के साथ साथ उसमें भी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही होगी, तो आपने याद भी करने हैं वर्ड्स और आपने साथ साथ उसको रीडिंग के थ्रू भी आपने इम्प्रूव करना है। सही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BSCS एप्टीट्यूड टेस्ट, ना बॉस इस पर कोई बात करना, सब बेतुकी बात है ये, इस पर कोई प्रिडिक्शन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस स्पीड से लोग काम कर रहे हैं तो इस पर भी शायद वीडियो बन जाएगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपको हमारे पूरे IBA ग्रेड्स के चैनल पे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें कोई कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्शन की बात की गई हो या कोई क्लिक बेट वाली बात हो। पता ही नहीं है किसी को तो फ़ायदा नहीं है इस बारे में बात करने का। सर हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, क्या हमारी मैथ इंप्रूव हो सकती है? आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप CS और मैथ के लिए तो वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते, नो वरीज। जहाँ तक रही बात BBA ACF BA की, तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटर कॉमर्स की बच्ची की सेकंड पोजीशन है, तो इंप्रूव क्या हो सकती है बॉस? पोजीशन ला सकते हैं आप, बस आपने तैयारी करनी है। आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी फॉर IBA प्रेपरेशन? फर्स्ट ईयर का मतलब तो ये है कि अभी आपके लिए बेस्ट टाइम ये है कि आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप
सैट की प्रेपरेशन करके एक अटेम्प्ट आप सैट की दे दें, ठीक है। आईबीए की प्रेपरेशन के लिए आपका बेस्ट टाइम ये है कि आप फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट करें और नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप अगस्त में अक्टूबर में इंशाल्लाह जब बैचेस हमारे स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त आप फिर आ सकते हैं। दैट वुड बी एन आइडियल टाइम। और बेहतर यही होता है, जैसे हमने पहले कहा, कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी आप स्टार्ट करें। पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, बेहतरीन वीडियो है, उसमें सारे पॉइंटर्स को टैप इन किया हुआ है। पर्सनल स्टेटमेंट खुद लिखें। मुझे एक बच्चे ने चैट दिखाया कि कोई 1500 रुपये में पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहा था। तो भाई पर्सनल स्टेटमेंट बराए मेहरबानी खुद लिखें। चैट जीपीटी को भी कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा, चैट जीपीटी से आइडिया लें। चाहिए, हम एक बहुत स्किलफुल टैलेंटेड यूथ हैं, इसको प्लीज़ ज़ाया ना करें अपने हुनर को। पर्सनल स्टेटमेंट है, जो बंदा अपने बारे में 600 वर्ड नहीं लिख सकता वो आई डोंट बिलीव कि वो दुनिया में क्या कर पाएगा। तो भाई इसको प्लीज़ एक मोटिवेटिंग, एक रियलिटी चेक की बात लें और पर्सनल स्टेटमेंट खुद लिखें। हमने यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई। ये भी आप लेना। आई थिंक आई एम फ्रॉम ई कैट बैच, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर आईबीए? आप ई कैट के बैच से हैं तो आपका एडवांस मैथ बहुत अच्छे से जारी होगी। मैं एज्यूम करता हूँ अगर आपने आईबीए के आपने एडमिन को बताया हुआ कि आप आईबीए का टेस्ट देंगे तो आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी हो रही होंगी। बेसिक मैथ की बेसिक क्लासेस हो चुकी हैं। बेसिक मैथ को और पक्का करने के लिए आईबीए के ग्रैंड टेस्ट आप दे सकते हैं, बीबीए वाले। बेहतरीन टोटका बताया मैंने आपको। पोम्स, ये आपको देखिए, मैंने आपको बताया कि पोम्स के लिए आपने इंपॉर्टेंट है रीडिंग अगर आप कर रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ पढ़ के समझ में आ जाएगा, रीडिंग करके समझ में आ जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको डिवाइसेस को समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। सर इंटीरियर में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, 1 डाल दें 1। ये अच्छी बात है, ये हमारी चल दी। इंटीरियर में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, 0-0 डालने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो, 1-1-1 डाल दें। 1-1-1 नहीं डालना चाह रहे, एक्सपेक्टेड परसेंटेज डाल दें। राउंड 1 में जो आप फॉर्म भरते हैं, राउंड 2 में जो आप फॉर्म भरते हैं, उसमें जो परसेंटेज होती है वो किसी काम की नहीं होती। जो समझ आ रहा है डाल दें। टेस्ट की तैयारी करें भाई, टेस्ट की नहीं। हाफिज़ कुरान का कोई टेस्ट नहीं होता आईबी में। टेस्ट पैटर्न ऑफ एसीएफ का, बीबीए का और बिजनेस एनालिटिक्स, ये जो अभी एक नया प्रोग्राम आईबीए ने इंट्रोड्यूस कराया है, इसका टेस्ट अभी फरवरी में आने वाला है। इन तीनों का पैटर्न सेम होता है। इसमें इंग्लिश और मैथ आती है, मैथ एडवांस नहीं होती। इंग्लिश तकरीबन सारे टेस्ट की वही है जो आपको मैंने अभी बताई है। एनटीएचपी के लिए वासिक भाई की बेहतरीन किस्म की वीडियो बनी हुई है। चाहिए, यूट्यूब के सर्च बार में लिखें आईबीए ग्रेड्स एनटीएचपी, सब बताया हुआ है वासिक भाई ने उस वीडियो में। हाउ शुड आई मेक अ गुड टाइम टेबल बिकॉज आई हैव ओनली 3 वीक्स लेफ्ट फॉर आईबीए बीबीए। अच्छा, खैर ये वेबिनार तो सीएस के लिए, लेकिन अगर आप बीबीए का टेस्ट भी देना चाह रही हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये देख लें कि आप अपने इन दिनों को डिवाइड कर लें, ठीक है। आप दिनों को डिवाइड कर लें। अगर आपके पास 3 हफ्ते हैं तो पहला हफ्ता आप इन्वेस्ट करें कॉन्सेप्ट को समझने में, दूसरा हफ्ता आप इन्वेस्ट करें उसकी प्रैक्टिस में, और जो लास्ट वीक है आपका उसको आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट सॉल्व कर लें जो आईबीए के पैटर्न पे हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन गो अबाउट इट अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो। वर्ड प्रॉब्लम्स, भाई हम तो अपने बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स की बहुत सॉलिड तैयारी कराते हैं, लेकिन अगर आप, मुझे नहीं पता अभी, अगर आप हमसे तैयारी कर रहे हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये सवाल आपका नहीं हो सकता। मुझे ज़रूर बताना कि जिन्होंने वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पूछा है कि आप हमसे तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे, ज़रूर बताना। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम अपने बच्चों को ये करते हैं कि तो क्लासेस वगैरह हो जाती हैं, उसके बाद उनको छाजाओं से लिंक करके इतनी प्रैक्टिस जोन में उनको उसमें इंडल्ज कर देते कि उनके वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे हो जाते हैं। बीएससीएस और बीबीए का राउंड 1 देना है, 2 अलग फॉर्म फिल होंगे, 2 अलग फीस दी जाएगी टेस्ट की। सही है, दोनों फॉर्म फिल होंगे, सीएस का भी और बीबीए का भी। अच्छा, पोम्स को कहाँ से प्रिपेयर करें? तो अगर आप छाजाओं पे आते हो, छाजाओं के प्रैक्टिस जोन में पोम्स के लिए रिलेटेड चैप्टर टेस्ट भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, ग्रैंड टेस्ट भी हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। यार आईबीए का जो फीस चलान होता है, जो टेस्ट का होता है, वो आईबीए कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप फीस नहीं पे कर सकते आईबीए के टेस्ट की, तो आप आईबीए को मेल कर दें। अब थोड़ा सा नसीब भी होता है, थोड़ा सा आईबीए के ऊपर भी होता है, कुछ लोगों को ऑफ कर देता है, कुछ लोगों को नहीं करता। असल में हमारे यहाँ पर लोग थोड़ा सा इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो फीस पे कर भी सकते हैं वो भी मेल कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते आईबीए के टेस्ट की फ़ीस, तो वो आईबीए को मेल कर दें, इंशाल्लाह आईबीए आपको ऑफ कर देगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए उनका रिप्लाई आ गया, नहीं मैं आपसे तैयारी नहीं कर रहा, तो ये बात है।
अच्छा जी, NTH पे बात हो गई सर. इज़ देयर एनी वे टू मिनिमाइज द, ये हो अच्छा ये गया, हो गया. इज़ देयर एनी ये भी वे हो वी गया. कैन एग्जाम द फीस? फॉर एग्जाम्पल यहाँ जाए. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई क्लियर माई BBA टेस्ट इन IBA बट माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ BSCS एंड IBA आस्क्ड मी टू कंफर्म माई एडमिशन, सो व्हाट डू आई डू? तो ये दोनों टेस्ट तो अलग हैं. अगर आपने BBA का टेस्ट क्लियर कर लिया है और आपने आगे जाके BSCS का टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, दोनों टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिए हैं, तो ये आपकी चॉइस होगी, आपका ऑप्शन होगा कि आप दोनों में से किस तरफ जाना चाहते हैं. अगर आप CS में लेना चाहते हैं तो आप CS में एडमिशन ले सकते हैं. इसमें कुछ नहीं ऐड नहीं, करना चाहेंगे? ऐसा ये ही है, चीज़ है. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन आपको फीस अभी नहीं पे करनी होती, फीस आपको अगस्त में करनी होती है, तो आप बेफिक्र रहें. सर प्लीज़ आंसर फास्ट. प्लीज़ आंसर फास्ट. ओके. IBA में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होती है कंप्यूटर साइंस में? फास्ट. तो 60% चाहिए होती है. और 60% में भी अब इसमें एक बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट ईयर में 60 होना हो. सेकेंड ईयर में भी 60%, सेकेंड ईयर में 60% लानी होती है. What is the best book you would prefer for IBA test? I have heard from my cousin that IBA grads. जानी, आप सवाल में जवाब ढूंढ रहे हैं अपना. ख़त्म. सर कुछ कह रहे हैं फर्स्ट ईयर का रिजल्ट वेट करो, कुछ कह रहे हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख दो. मैं टेंस हूँ. अरे भाई इतना टेंशन IBA के टेस्ट की ले लो, टेस्ट पास हो जाएगा. इतनी टेंशन IBA के टेस्ट की ले लो. अगर आपने उसमें खाली भी छोड़ दिया, 1 डाल दिया, एक्सपेक्टेड परसेंटेज डाल दी, मैं सच बताता हूँ IBA कभी भी ये नहीं बोलेगा झूठ क्यों लिखा, क्योंकि झूठ तो लिखा ही नहीं. तो भाई टेस्ट के लिए फोकस कर लें. ये टेंस टेस्ट के लिए कर लें प्लीज़. और बताएं, और कोई सवाल, कोई बात? फेसबुक पे हमारे पास कोई क्वेश्चन है? नहीं, फेसबुक पे लाइव नहीं गए हम. चलें जी, बताइए, वेट कर रहे हैं हम आपका. अगर आपके दिमाग में कोई बात, कोई चीज़ हो तो बिल्कुल हाजिर हैं, वरना तो मसला नहीं है. यहाँ पर हमारा आप IBA ग्रेड्स के छा जाओ कि आप फेसबुक पेज पे आप लिखें, आप उसमें आपको इंशाल्लाह हमारी एडमिन वगैरह सब रिप्लाई कर देंगे. किसी भी कैंपस कॉल कर लें, छा जाओ कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल कर लें, कहीं भी कॉल कर लें इंशाल्लाह. व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ IBA-CS? मार्केट वैल्यू IBA-CS की नहीं होती, बंदे की होती है. आप IBA से CS, हाँ, IBA से CS करेंगे, yes, you will have better opportunities, you will have more number of companies waiting for you, you will have a better exposure to the corporate world. But मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो IBA जाके भी IBA से कुछ नहीं सीख सके, और ऐसे लोगों को जानता हूँ जो XYZ यूनिवर्सिटी जाके IBA से भी बहुत आगे निकल गए. वेबिनार IBA का है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर सकता जो बात सही ना हो. वर्थ बंदे की होती है, उसकी नीयत की होती है, उसकी विजडम की होती है, उसकी मेहनत की होती है, बन जाती है वर्थ. हाँ, IBA-CS आपके रास्ते ज़्यादा खोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर IBA-CS नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई. प्लीज़ कीप इन माइंड. अच्छा जी, फास्ट यूनिवर्सिटी का ही बता दें प्लीज़, कितनी परसेंटेज चाहिए होगी? फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी यार 40% काउंट होगा फर्स्ट ईयर, 10% मैट्रिक, 50% टेस्ट. और अगर आपकी परसेंटेज 50% से ज़्यादा है तो आप फास्ट के लिए एलिजिबल हैं. बाय द वे, आई एम इन योर ECAT बैच 2. वेरी गुड. और बताएं. हाउ शुड आई इम्प्रूव माई प्रिपरेशन मोर? अच्छा, आप कुछ भी नहीं करो, आप अपनी फीमेल कोऑर्डिनेटर से बोलो कि मुझे जो है वो क्या नाम है अपना, जैसे मैंने आपको बताया था, आप IBA के BBA वाले टेस्ट भी दे सकते हो. उसके वीडियो सोल्यूशंस रेडी हैं, तो आप वहाँ से आप अपनी चीज़ें अच्छे से सॉर्ट कर सकते हो. अपनी फीमेल कोऑर्डिनेटर से हेल्प लो, इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे. मेडिकल की एंट्री तैयारी की फ़ीस कितनी? यार वेबिनार तो IBA-CS का है, लेकिन चलें बता देता हूँ कि आप इस जो दिया गया नंबर है इस पर कॉल कर लें, आपको इंशाल्लाह वो टाइमिंग्स सब कुछ इंशाल्लाह बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे. लोन्स प्रोग्राम इन IBA. देखिए, IBA इस न्यू मॉडल पे जा रहा है जिसको कर्जे हंसना कहते हैं. IBA इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ऑब्वियसली इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें IBA कहता है आप फीस नहीं पे कर सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है आपको इससे ज़्यादा फाइनेंशियल एड नहीं मिलनी चाहिए, तो हम आपको लोन दे रहे हैं जो कि ग्रेजुएट होने के बाद जॉब के साथ आप हमें पे ऑफ कर दो, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. IBA-CS के लिए एडवांस मैथ ज़रूरी है? ऑब्वियसली ज़रूरी है, ऑब्वियसली. और मेडिकल बैकग्राउंड वाला IBA-CS नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस वो एडिशनल मैथ, जो इंटर में एडिशनल मैथ कहते हैं और A लेवल में A लेवल मैथ कहते हैं, वो दिए. कॉमर्स वाला भी नहीं दे सकता. कॉमर्स वाला भी नहीं दे सकता, और कॉमर्स वाला एडिशनल मैथ भी नहीं दे सकता, तो कॉमर्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता IBA-CS. ऐसा ही है.
अच्छा जी, IBACS, अच्छा ये हो गया। नहीं, IBCS का लोग बोलते हैं वो सेकंड पर आता है फास्ट आफ्टर फास्ट, बट फास्ट डजंट गिव यू द कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन। भाई मैं तो बोलता हूँ ये तो वो वाली बात है कि आप तो दोनों यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया और आप कंफ्यूज हो, तो पहले दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, फिर यकीन करो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे पूछ लेना, हम आपको बता देंगे दोनों में से क्या ज्वाइन करना है, पहले दोनों में एडमिशन ले लो। बेहतर यही है, बेहतर यही है। जितने ज़्यादा आपके पास एडमिशन ऑफर्स होंगे उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने किधर जाना है। इफ़ वन कैन नॉट अफोर्ड एडमिशन फीस आफ्टर टेस्ट इट कैन बी एग्जेम्प्टेड। यस, IBA के अंदर बहुत एक बच्चों का ये मसला भी है कि वो अप्लाई नहीं करते ये सोच के कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे भी उन्नयन भाई ने बात की कि मॉडल चेंज हो रहा है, आपको अगर ऐसा कोई मसला है भी तो आप टेस्ट ज़रूर दें, मेहनत पूरी करें, टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट क्लियर करें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई ऑप्शन आपका निकल ही आएगा। ACF में एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। CS के लिए टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ बता दें। ओके, IBA, फास्ट एंड नस नहीं कराता, NED ऑब्वियसली NED, सॉरी, और बताएं। ठीक है, आई थिंक वी हैव catered to a lot of questions. And again, if you have more questions, you can bug us, you can ask us on our WhatsApp numbers, you can message on Facebook, you can call. Inshallah, it will be fine. ठीक है? फाइनली अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप हाँ, आप कॉल कर लें अहमद, इस नंबर पे ना, इस नंबर पे आप कॉल कर लें, इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है अहमद? ठीक है, आई थिंक दैट इज़ इट। इट वॉज अ वेरी गुड सेशन, होपफुली आप लोग बताएं गाइस, अच्छा सेशन था अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आया सबको, फ्रूटफुल था, दिमाग खुला सबका। अहमद ये जो नंबर है ना आपके सामने, इस नंबर पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस पर कॉल कर लेना, इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है, मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें। शहजाद भाई दोनों में एडमिशन ले लेना, पहले IB और फास्ट दोनों क्लियर कर लें, फिर इसकी टेंशन लेंगे इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी जैसे IBA फास्ट वगैरह में फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी? अच्छा, IBA में ना परसेंटेज काउंट नहीं होती, IBA में सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है। तो वो सेकंड ईयर का जब आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर में आपको 60% ला के दिखानी होगी IBA को। अगर वो 60% सेकंड ईयर में नहीं आती तो ये प्रॉब्लम है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फास्ट में फर्स्ट ईयर काउंट होगी। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, CS के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी Tier 1 टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइस। चलो इंशाल्लाह इस तरह के सेशन होते रहने चाहिए तलाल भाई, हमारे भी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह, सी यू गाइस अंटिल नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।